अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? मैं अरसलान जमाल, आपका दोस्त, आपके लिए खिदमत में एक ज़बरदस्त कोर्स लेके आया हूँ। वो फेडरल सेल्स टैक्स ऑफ पाकिस्तान। यार, उससे पहले मैं कोर्स की तरफ जाऊँ उससे पहले मैं आपके से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इतने मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट ना हो। यार, एक लाइक भी ना बने तो ये तो नहीं चलता ना। चलिए, अच्छा, आगे अब हम स्टार्ट करते हैं कोर्स। सबसे पहले उसका ओवरव्यू एक देख लेते हैं कि किस कोर्स की आउटलाइन में क्या है, आप क्या क्या इस कोर्स से सीखेंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है, ये सिर्फ एक वीडियो है, तो इस एक वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सी के बारे में इंशाल्लाह क्लियर कर दूँ। अच्छा, टैक्सेस की देखिए दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है आपका वो इनकम पर पड़ता है डायरेक्ट, सामने वाले की, किसी और पे उसका बर्डन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सामने वाले पे ट्रांसफ़र हो सकता है उसका बर्डन। टैक्स एक तरह का बर्डन है, एक्सपेंस है अकाउंटिंग के अतबार से। तो आपको सेल्स टैक्स के बारे में जो है इंशाल्लाह इस बारे में आपको ज़रूर अच्छे तरीके से मैं आपको कोशिश करूँगा ब्रीफ करूँ। अच्छा, ये इसमें मैं और मज़ीद आपको बताऊंगा कि लॉज जो है सेल्स टैक्स से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, ठीक है, और किस किस को रजिस्ट्रेशन कराना सेल्स टैक्स के लिए ज़रूरी है, और सेल्स टैक्स में सप्लाई का कौन टैक्स क्या है, ठीक है, और इसमें टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई क्या क्या चीज़ें हैं। क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या वो रिकॉर्ड्स हैं जो सेल टैक्स में मेंटेन करना ज़रूरी है, ठीक है, कौन कौन से रिटर्न्स फाइल करना ज़रूरी है, उनकी डेडलाइन क्या है। और अगर आप कोई आप नॉन कंप्लायंस करते हैं, कोई आप लॉ तोड़ते हैं सेल्स टैक्स रिलेटेड, तो उसके लिए उन ऑफेंसेस के लिए आपके पास पेनल्टीज़ आपके ऊपर क्या क्या अप्लाई हो जाती। उसके बाद आपके पास कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73, कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट टैक्स, ये बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद सेल्स टैक्स के आपके शेड्यूल्स वगैरह जो हैं, तो उन शेड्यूल्स के बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इंट्रोडक्शन। सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स एक तरह का लेवाई है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल सेल्स टैक्स की बात हो रही है अभी, तो फेडरल सेल्स टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर कंज्यूमर के ऊपर जो है वो लगाया हुआ है। अब इसका मैकेनिज़्म जो है वो FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये गुड्स पर भी और सर्विसेज पर भी अप्लाई, गुड्स पर अप्लाई होता है, और गुड्स जो इम्पोर्टेड हों भले लोकल सप्लाई हों, तो उन दोनों पर जो है सेल्स टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेल्स टैक्स से रिलेटेड लॉज। सोर्सेस ऑफ लॉज क्या हैं? फर्स्टली, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ठीक है। ये पूरा स्टैट्यूट है एक तरीके का सेल्स टैक्स के बारे में, ठीक है। जहाँ भी हमें हमने कोई रेफरेंस वगैरह देखना हो किसी सेक्शन का, तो सेल्स टैक्स एक्ट में हमें मिल जाएगा। फेडरल सेल्स टैक्स ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जाते हैं हमारे पास रूल्स। इसको फर्दर डिफाइन करते हैं कि आप सेक्शन तो आपको उसको बेसिक बताती है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। रूल्स आपको बोलते हैं, प्रोसीजर्स बताते हैं कि किस तरह से इसको करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या तीसरी चीज़ होती है, SRO से नोटिफिकेशन जो FBR टाइम टू टाइम जो है आपके पास इशू करता रहता है। ये तीन चीज़ें हैं, बेसिक लॉज जो है वो रेलेवेंट टू फेडरल सेल्स टैक्स। FBR SROs और नोटिफिकेशन के ज़रिए से अमेंडमेंट भी करता है, न्यू आपका सेक्शंस वगैरह भी इंट्रोड्यूस करता है, ओमिट भी करता है सेल्स टैक्स से रिलेटेड। तो ये है वो लॉज जो रिलेटेड टू फेडरल सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जो जिनके लिए ज़रूरी है कि वो सेल्स टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तमाम के तमाम वो इम्पोर्टर्स मतलब जो भी दरामद करते हैं अपने कंट्री में, पाकिस्तान में जो भी कोई गुड्स इंपोर्ट होंगी तो उन गुड्स पर जो है सेल्स टैक्स पे करना, और जो इंपोर्ट करेगा उसके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है, लाजिम व मलजूम है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आते हैं ऑल होल सेलर्स इंक्लूडिंग डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। सारे के सारे होल सेलर्स थोक फरोश जो हैं उनके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजमी है। उसके बाद आपके पास आते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स जो कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल नहीं करते हैं। अब कॉटेज इंडस्ट्री का सुन लें, कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री जो जिसका एनुअल टर्नओवर
पूरे साल लास्ट ईयर के अंदर टैक्सेबल सप्लाई से किसी भी टैक्स पीरियड के अंदर जो है, पिछला एक साल अगर हम देखें उसके रजिस्ट्रेशन से पहले, जो बंदा रजिस्ट्रेशन करेगा उसकी वो देखेगा कि अगर ये मैन्युफैक्चरर में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है तो कॉटेज इंडस्ट्री ना हो। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब उसका लास्ट पिछले साल का प्रीवियस टर्नओवर यानी पूरी सेल पिछले साल की किसी भी एज पीरियड के अंदर जो है 1 करोड़ से कम ना हो। ठीक है, किसी भी एक टैक्स पीरियड के अंदर जो है पिछले साल किसी भी एक महीने में 1 करोड़ से कम ना हो उसकी सेल, या उसके साल के यूटिलिटी के बिल्स जो हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस और टेलीफोन के बिल मिला के, ठीक है, तो वो अगर वो एक्सीड मिसाल के तौर पे कर जाते हैं 8 लाख से, ठीक है, तो वो भी कॉटेज इंडस्ट्री एक्सीड नहीं करते 8 लाख से, तो ये भी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री जो नहीं है मैन्युफैक्चरर, तो उसको खाली रजिस्ट्रेशन मिलेगी सेल्स टैक्स में। जो कॉटेज इंडस्ट्री में आएगा उसको रजिस्ट्रेशन सेल टैक्स से नहीं मिलेगी, उसको किसी तरीके से सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं किया जा सकता, उसके लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं है सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद होगा हमारे पास आएगा रिटेलर्स, टीयर 1 रिटेलर्स। टीयर 1 रिटेलर्स के लिए भी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अच्छा, टीयर 1 रिटेलर कौन है उसको हम ज़रा सा देख लेते हैं। टीयर 1 रिटेलर वो है पहला कि वो रिटेलर जो एज अ यूनिट ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स चला रहा है। ठीक है, ऐसा रिटेलर जो ऑपरेट कर रहा है किसी भी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में, प्लाजा में या सेंटर में, सिवाय कायोक्स से। ऐसा रिटेलर जो जिसके साल के बिल जो है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स ये 6 लाख से ऊपर नहीं हों, 6 लाख से ऊपर हों, यानी अगर आपके बिल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पूरे साल के, पिछले पूरे साल के टोटल बिल जो है 6 लाख से ऊपर होंगे तो आप टायर 1 रिटेलर के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा होलसेलर प्लस रिटेलर जो इंपोर्ट और सप्लाई करता हो कंज्यूमर गुड्स की, ठीक है, ऑन होलसेल बेसिस टू रिटेलर्स एज वेल एज ऑन रिटेल बेसिस टू द जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है पर्सन रिक्वायर्ड अंडर एनी फेडरल और सेल्स टैक्स लॉ टू बी रजिस्टर्ड। अगर किसी भी सेल्स टैक्स के फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है कोई भी टैक्स या ड्यूटी पे करने के लिए, तो कि वो उस सेल्स टैक्स के अंदर हैं, उस सेल्स टैक्स के उनके ऊपर लगता है। मिसाल के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइडर्स यानी होटल्स, क्लब्स, कैटरिंग वाले, कस्टम एजेंट्स हो गए, शिप चांडलर्स हो गए, स्टीव डोरर्स हो गए, कुरियर सर्विसेज वाले हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अच्छा, ये उसके अलावा वो लोग आते हैं, ये सब वो हैं जिनके लिए सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजमी है, जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र करा है। उसके बाद वो लोग आते हैं जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज कर रहे हैं, यानी कमर्शियल एक्सपोर्टर जो सेल्स टैक्स रिफंड चाहते हैं अपनी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज पर, तो उनके लिए भी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जो भी कमर्शियल एक्सपोर्टर जो है कोई एक्सपोर्ट करता है तो उस पर जो है आपको 0% की जो है इनवॉइसेस वो करता है, तो रिफ़ंड क्लेम करता है, क्योंकि उसका इनपुट सारा एक्सपेंस हो जाता है। ये आपको पता लगे आगे। तो जहाँ तक कोशिश हो सकेगी इंशाल्लाह इस वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, बाकी आगे की वीडियो में देख लेंगे। जितना इस वीडियो के अंदर हो सका इंशाल्लाह आपको कोशिश है कि अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया जाए पे कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद ज़ीरो रेटेड सप्लाईज हो गई। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया कि कौन कौन वो लोग हैं जिनके लिए सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ठीक है, इनके अलावा जो लोग हैं उन पर सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, तो उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगी भी नहीं। अच्छा, उसके बाद रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करने चाहिए सेल टैक्स के अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडिट में क्या क्या रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं आपसे। अच्छा, मेन जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास वो उसकी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ सप्लाईज, जितनी भी आपने सेल्स करी हैं, सप्लाईज करी हैं, उन सब का रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा, मेंटेन करना है आपको। सेल्स का सेल्स रजिस्टर आपने मेंटेन करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या है आपके पास, रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज, यानी जितनी भी आपने लोकल परचेजेस करी हैं उन सब का आप रिकॉर्ड जो है वो आपने मेंटेन रखना है कि जो भी आप लोकली परचेज कर रहे हैं
उन सब गुड्स का आपने रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। यानी जिन जिन पर आपने सेल्स टैक्स पे करा है गुड्स उनका भी, ठीक है। और नीचे बता रहा है ज़ीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्ट, तो उन सब परचेजेस का भी। अच्छा, उसके बाद आपने इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं, जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में या जो है अपने बिज़नेस के लिए, तो उन सब गुड्स का आपने इम्पोर्ट्स का रिकॉर्ड आपने रखना है। उसके बाद क्या है, आपने ज़ीरो रेटेड सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज अच्छा, ज़ीरो रेटेड एग्जाम सप्लाईज को अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो रेटेड क्या होती है, एग्जाम क्या होती है। अभी ये समझ लें कि रिकॉर्ड्स इन दोनों का अभी मेंटेन रखना है। ये सप्लाईज़ हैं, सप्लाईज़ में सेल्स शामिल है, ठीक है। सप्लाईज जो सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो सप्लाईज जो है सेल्स को कहते हैं, और इसका एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद क्या है, डबल एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट। सेल्स टैक्स में कोई भी एंट्री जो होती है वो डबल एंट्री होती है, डबल एंट्री सिस्टम चलता है पूरा। इनपुट और आउटपुट की जो मैचिंग वगैरह तो चलती है, तो डबल एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। एक डेबिट्स होता है, एक क्रेडिट्स होता है, तो ये मेंटेन रखना ज़रूरी है तो ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके अलावा क्या है, आपने इनवॉइसेस यानी सेल्स टैक्स, परचेज इनवॉइसेस एंड सेल्स इनवॉइसेस, बोथ मीन्स इनवॉइसेस। अच्छा, उसके बाद इनवॉइसेस हो गई। उसके बाद डेबिट या क्रेडिट नोट्स हो गया, डेबिट नोट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हो गए, यानी इन और आउट हो गया इन्वेंट्री का, आपके पास क्या था, क्या आपने ख़रीदा, क्या बचा, क्या कंज्यूम करा या क्या सेल करा, तो ये आपका इन्वेंट्री जो है एक साथ रिकॉर्ड। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपके पास गेट पास इस इनवर्ड, क्या आपके पास आया, भले रजिस्टर की शक्ल में हो, भले जो है आपके पास गेट पासिस आने वाला इनवर्ड का रजिस्टर हो अलग से, या अलग अलग आपके पास सीरियल नंबर वाइज जो है आपके पास चल रहे हो। आउटवर्ड का भी इसी तरीके से आप जो है से मांगा जा सकता है कि आउटवर्ड जो है गेट पास आउटवर्ड ये आपको रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट की रसीदें आपके पास जो आ रही हैं, तो वो आपने उनका भी रिकॉर्ड आपने रखना है। ट्रांसपोर्ट की रिसीप्ट, रेलवे की रिसीप्ट्स वगैरह हो सकती हैं और दूसरी भी हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अदर रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी और शामिल हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, लेबर से रिलेटेड और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं यूटिलिटीज़ बिल्स हो सकते हैं, और उसके अलावा कोई ऐसे स्पेसिफिक चीज़ जो आपने अपनी रिटर्न में शो करी है या आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड है, तो वो इसमें वो आपसे मांगी जा सकती है, ठीक है। ये हमारा डिस्कस हो गया है इसके हमें कौन कौन से रिकॉर्ड जो है सेल्स टैक्स के अंदर हमने मेंटेन रखना है। तो इन रिकॉर्ड को आप मेंटेन रखिए तरीके से, ताकि आप जो है लिटिगेशन से बचें, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। वो कौन कौन से रिटर्न्स या वो कौन कौन सी रिटर्न्स है जिनकी हमें फाइलिंग करनी होती है सेल्स टैक्स के अंदर, गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी पड़ती हैं चीज़ें, कि आपको रिकॉर्ड अपना शो करना पड़ता है, मंथली आपको बताना पड़ता है, और मंथली सेल्स टैक्स जमा करवाना पड़ता है पहले तो हमारा आता है मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न, ठीक है। अभी रिटर्न की ड्यू डेट की बात हो रही है, तो वो पेमेंट की बात नहीं हो रही। तो रिटर्न की ड्यू डेट जो है वो 18th ऑफ द फॉलोइंग मंथ है, नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक जो है अपने रिटर्न जमा कराना होता है मंथली, और ये मंथली हर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन ने जमा करवाना है। अगर जिसकी मिसाल के तौर पे कोई सप्लाईज भी नहीं है जिस पीरियड में, उसमें भी उसने रिटर्न फाइल करना है। 18th उसकी ड्यू डेट है, डेडलाइन 18th है, ठीक है। तो 18 तक आपने जो है ये इसको नेक्स्ट मंथ की फॉलोइंग मंथ की जो है ना 18 तक आपने इसको लाजम सबमिट करवाना है मंथली रिटर्न को। उसके बाद आता है क्वार्टरली रिटर्न। कुछ रिटर्न ऐसे होते हैं जो एफबीआर जो है किसी सेक्टर के लिए आप फिक्स कर देता है, जैसे मिसाल के तौर पर सीएनजी सेक्टर के लिए उसने क्वार्टरली रिटर्न जो है फिक्स करा हुआ है, तो साल में 4 रिटर्न उसको भरने होते हैं सीएनजी सेक्टर में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एनुअल रिटर्न। ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज ने के लिए लाजमी है एनुअल रिटर्न भरना। तो ये हो गए हमारे पास 3 रिटर्न्स हो गए, 3 तरह के रिटर्न्स हो गए जो भरे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी हमारे पास आता है फाइनल रिटर्न। ये उस शख्स ने भरना है जिसको डी रजिस्ट्रेशन करवानी हो सेल्स टैक्स से ड्यू टू बिजनेस डिसकंटिन्यूएशन, यानी बिजनेस उसने बंद करना है अपना, तो उसके लिए अगर वो जो है डी रजिस्ट्रेशन अपनी करवाना चाहता है सेल्स टैक्स में, तो बिजनेस करते हुए आपको उसको फाइनल लायबिलिटी सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो फाइनल रिटर्न सेल्स टैक्स का उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद उसका ऑडिट होगा, तो फिर ऑडिट के बाद जो लायबिलिटी बनेगी वो मिलेगी, फिर उसके बाद आप उसकी डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी सेल्स टैक्स से। उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो नंबर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और नो मोर टैक्सेबल सप्लाईज जो है उसको किसी तौर पे टैक्सेबल सप्लाईज वो नहीं कर सकता जब तक दोबारा फिर वंस अगेन रजिस्ट्रेशन हासिल ना कर सके, ठीक है। अच्छा, ये हमारा रिटर्न कभी हमने डिस्कस कर लिया।
और फाइलिंग की ड्यू डेट्स भी। अच्छा, उसके बाद आ गए अब हम लोग आगे हम चलते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ की तरफ। नॉन कंप्लायंस में अगर हम कोई लॉ या तोड़ते हैं, कोई हम लोग मुखालफत करते हैं, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ करते हैं सेल्स टैक्स में जो हमें कहा गया है, तो हमारे ऊपर ऑफेंसेस या पेनल्टीज़ लग जाती हैं नॉन कंप्लायंस की। अच्छा, ये आपको सेक्शन 33 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ये जैसे आप देख रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की सेक्शन 33 आपको बताती है कि क्या क्या पेनल्टीज़ हैं नॉन कंप्लायंस करने वालों के लिए, कानून सेल्स टैक्स का तोड़ने वालों के लिए। ठीक है, इसमें है आपके पास लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करा सेल्स टैक्स का तो उसकी पेनल्टी है 10,000 रुपये। ठीक है, अगर आपने 10 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर लिया, अपना 18 तारीख के मिसाल के तौर पर रिटर्न फाइल करने की, अगर उसके आपने 10 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर लिया, किसी वजह से आप लेट हो गए, लेट ना करें, कोशिश हो टाइम से पहले करें, तो आप जो है आपको 200 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने जो है 200, अगर आपने 10 दिन के अंदर फाइल कर लिया तो आपको 200 रुपये पर डे के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो और अगर नहीं करा तो आपको 10,000 आपको देने पड़ेंगे लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के। ये सेक्शन 26 हमें बताती है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, या तो रिटर्न फाइलिंग का था, नीचे बता रहा है हमें लेट डिपॉजिट ऑफ सेल्स टैक्स कि सेल्स टैक्स अगर आपने लेट जमा कराया तो क्या है इसके लिए। अच्छा, अगर आपने लेट सेल्स टैक्स जमा करवाया तो आपको 10 शुरू के 10 दिन लेट हो गए आप, सही है, टैक्स जमा कराने में आप 10 दिन लेट हो गए, जो ड्यू डेट है टैक्स की 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। सेल्स टैक्स मंथली जमा कराने की ड्यू डेट है ना, ये 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। अच्छा, इसे आपने अगर मिसाल के तौर पे आप 10 दिन आपने लेट कर दिया तो 10 दिन के अंदर अगर आपका ने जो जमा करा दिया ड्यू डेट के, तो आपको 500 ईच डे के हिसाब से पे करना है। ठीक है, और अगर 10 दिन से ज़्यादा लेट हो गया आप किसी वजह से तो आपको 10,000 या फिर जो आपका टैक्स मंथली का लाइबिलिटी बन रही है उसके 5%, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो भरना है आप। ठीक है, 10,000 या 5%, या आपके टोटल टैक्स जो आपका बन रहा है उस महीने का उसके 5%, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो जाए हायर उसका भरना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा सेक्शन 3, 6, 7 और 48 की खिलाफ वर्जी है, इनको आप रेफरेंसेस में जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सके तो उस पर क्या है, उस पर क्या जुर्माना है। अच्छा, अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सके कोई तो आपको 10,000 रुपये या जितने अमाउंट का आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सके उसका 5% उस, ठीक है, उसके टैक्स का 5% वो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, ये होगा सेक्शन 22 और 24 के खिलाफ वर्जी है, उसके इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी है, इस वजह से आप पर ये लग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73। सबसे इसमें जो कंप्लायंस जो रखनी है सेल्स टैक्स में, सबसे ज़्यादा आपने कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 73 का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 3 आपकी ना टूटे। यानी आपने जो भी पेमेंट्स आप कर रहे हैं उसमें बिजनेस अकाउंट ऑफ बायर में जाएंगे पैसे और बिजनेस अकाउंट ऑफ सेलर से जाएंगे, या जो आपने कमिश्नर को डिक्लेयर करा है उसी बैंक अकाउंट के अंदर जो है आप पहले से बताएंगे कि मैं सेल्स टैक्स की पेमेंट जो है इसी बैंक अकाउंट्स में इनपुट्स और आउटपुट्स में लूँगा। तो आप बिजनेस अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट आप जो है पेमेंट करेंगे। ठीक है, थ्रू बैंकिंग चैनल जो वेरीफाइबल और डिक्लेयर्ड होगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप मिसाल के तौर पे परचेजिंग कर रहे हैं जिस पर आपने सेल्स टैक्स दिया है तो उसकी पेमेंट आपको जो है 180 डेज़ के अंदर आपने पेमेंट उसकी परचेजेस की करनी है। कितने डेज़ में परचेजेस की पेमेंट 180 डेज़ में करनी है, नहीं करेंगे तो इनपुट आपको डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ क्या होता है वो आप आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिसअलाउंस क्या चीज़ होती है। अच्छा, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इनएडमिसिबल ऑन सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड। अच्छा, इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल होगा आपके लिए अगर आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करते हैं। अनरजिस्टर्ड आपके बायर्स हैं तो आप उनको सप्लाई करते हैं साल में 100 मिलियन से ऊपर, या किसी भी महीने में 10 मिलियन से ऊपर, तो वो आपको जो है इस पर कानून कंप्लायंस हो जाएगी सेक्शन 73 की में। ये भी आप इस साल ऐड कर दिया गया है, तो इसको आप जो है
अच्छे तरीके से आप जो है समझ लें सेक्शन 73 क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेबल सेल्स टैक्स रेट्स है मेरे पास। स्टैंडर्ड रेट 17% है, रिड्यूस रेट्स है 1%, 1.5%, 5%, 7%, 10%, 12%। इस साल का स्टैंडर्ड रेट है 17%, तो 17% अभी करंट चल रहा है। अच्छा, थर्ड शेड्यूल इसको डील करता है आपके पास ये सेक्शन में। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स पर जो है फिक्स टैक्स लगा हुआ है। फर्दर टैक्स जो है 3% है अनलिस्टेड पर्सन को सेल करने पर। आगे चलते हैं हम शेड्यूल्स टू द सेल्स टैक्स एक्ट। सेल्स टैक्स जो एक्ट है हमारा उसमें 12 शेड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो है, ये शेड्यूल से हमें इसके बारे में बताते हैं कि इसमें रेट्स वगैरह होते हैं कि किस चीज़ पे कितने कितने किस किस हिसाब से फला फला कंडीशन की वजह से क्या क्या सेल्स टैक्स का रेट अप्लाई होगा या किस किस पर सेल टैक्स लगेगा किस किस पर नहीं लगेगा फला फला कंडीशन की सूरत में। ये शेड्यूल्स आपको बताते हैं। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल है ओमिटेड, ख़त्म हो गया, हटा दिया, पहले था। सेकेंड शेड्यूल भी ख़त्म हो चुका, हटा दिया, पहले था। थर्ड शेड्यूल है हमारे पास रिटेल प्राइस गुड्स, यानी जो गुड्स एंड कंज्यूमर की इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो एंड कंज्यूमर तक जाती है, तो जिनके ऊपर जो है रिटेल प्राइस वाला सेल्स टैक्स लगता है। तो रिटेल प्राइस और अक्सर आपने देखा होगा लिखा हुआ प्राइस, इसके बाद सेल्स टैक्स प्लस सेल्स टैक्स लिखा हुआ अलग से। तो ये रिटेल प्राइस पर जो है ये सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जा रहा होता है। तो मैन्युफैक्चर बनाते हुए ही आपसे सेल्स टैक्स कर लेता है सप्लाई चेन वाला, एक एक बंदा जो है बीच में, एक एक जो मिडिल मैन होता है सप्लाई के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या है, एंड कंज्यूमर पे जो सेल टैक्स पास होता है ना वो डायरेक्ट पास कर देता है, वो डायरेक्ट उसका इफेक्ट जो है ना वो पे कर देता है पहले से वो। तो ये रिटेल प्राइस वाला 17% वाला जो है सेल्स टैक्स इसके अंदर आ रहा है थर्ड शेड्यूल में। ठीक है। उसके बाद क्या है फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल भी ओमिटेड हो गया। फिफ्थ शेड्यूल जो है उसमें ज़ीरो रेटिंग यानी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो जिन जिन चीज़ों पे 0% सेल टैक्स है उसके बारे में आपको फिफ्थ शेड्यूल आपको बता रहा है, इसमें उनका जिक्र है। सिक्स शेड्यूल जो है हमारा उसमें एग्जाम्प्ट गुड्स का जिक्र है। सिक्स शेड्यूल एग्जाम्शन, अगर किसी आइटम पर एग्जाम्शन है यानी उसको हटा दिया गया है कि इस पर सेल्स टैक्स आपने पे ही नहीं करना है, कोई मसला नहीं, आपने सेल्स टैक्स पे नहीं करना है, इस लिस्ट में नहीं आता कि इस पर सेल्स टैक्स लग सके, तो ये एग्जाम्शन हो जाएगी सेल्स टैक्स की। ये सिक्स शेड्यूल डील करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल है ओमिटेड सेल्स टैक्स का। सेवन शेड्यूल्स जो है वो ख़त्म कर दिया जा चुका है। फिर एट शेड्यूल में रिड्यूस रेट्स हैं, यानी स्टैंडर्ड रेट से जो कम रेट्स जो सेल्स टैक्स के ऊपर लगते हैं, तो वो एट शेड्यूल में आपके पास बताता है किसी चीज़ पे 2%, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ पे 10% है, किसी चीज़ पे 7% है सेल्स टैक्स का रेट। स्टैंडर्ड के अलावा है रिड्यूस रेट है, स्टैंडर्ड से कम रेट है आमतौर पे, तो वो जो है इसको इन रेट्स के बारे में इसमें बताता है, आइटम वाइज स्पेसिफिकली आपको बता देगा। ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल में फिक्स टैक्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स आपको बताएगा। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर फिक्स टैक्स है, तो वो उसके कैटेगरी के मुताबिक है, तो ये नाइन्थ शेड्यूल में आपको ये बताएगा इस बारे में। उसके बाद चलते हैं टेंथ शेड्यूल में। इस पर फिक्स टैक्स ऑन ब्रिक्स, भट्टियों पर जो होता है ना, भट्टी होती है ना, तो उन पर जो है उन पर भी फिक्स टैक्स है, उसका जो रेट जो है डिस्कस जो है इसमें करा गया है। टेंथ शेड्यूल में बताया आपको किस हिसाब से सेल्स टैक्स चार्ज करना है। फिर आ जाता है हमारे पास 11th शेड्यूल। इसमें सेल्स टैक्स के जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं उनके लिए टैक्स रेट्स हैं। सेल्स टैक्स में भी विद होल्डिंग होती है, तो उनके लिए जो है ये रेट्स बताए गए हैं कि कौन कौन सा विद होल्डिंग एजेंट कितनी कितनी विद होल्डिंग करेगा सेल्स टैक्स की। फिर आता है हमारे पास 12th शेड्यूल। ये वैल्यू एडिशन टैक्स है, 3% आमतौर पे जो इम्पोर्ट्स पर लगता है, जिसके नतीजे में जो है आपका 3% जो है उसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। अभी वैल्यू एडिशन टैक्स है, ये 12th शेड्यूल के अंदर जो है इसका जिक्र किया गया है, इसको बताया गया है कि किस तरह एप्लीकेशन क्या क्या है वैल्यू एडिशन टैक्स का। ठीक है। कितने परसेंट किस किस चीज़ पर है। आगे हम चलते हैं आगे देखते हैं इसको जी। ये हमारे पास ये था, इससे आगे आगे देखते हैं। यहाँ तक हमारा जो है ये कोर्स जो है इसकी पहली क्लास जो हमारी ये कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो शेयर करूँ।
सेल्स टैक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो आप ज़रूर मेरी ये वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि और इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप जो है उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।